मैंने 8 बार ड्राइविंग टेस्ट दिया और 8 बार फेल हो गया। लेकिन रात के ठीक 3 बजे ट्रैफिक पुलिस का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी गाड़ी हाईवे पर एक बड़े हादसे का शिकार हो गई है। लेकिन मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है, तो फिर मेरी गाड़ी कैसे हो सकती है? और तो और पुलिस वाले इस बात पर अड़े हुए थे कि गाड़ी चलाने वाला इंसान मैं ही था। मैंने उनसे कहा कि पुलिस वाले भाई, मैं 8 बार ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो चुका हूं। मेरे ड्राइविंग स्कूल का इंस्ट्रक्टर मुझे देखकर रास्ता बदल लेता है। मेरे पास सच में कोई गाड़ी नहीं है। उधर से आवाज आई कि चेन यू, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास लाइसेंस है या नहीं। तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड एक गाड़ी ने जिंगचेंग हाईवे पर 10 गाड़ियों को टक्कर मारी है। वहां के हालात बहुत खराब है और गाड़ी के मालिक होने के नाते तुम्हें तुरंत सिटी पुलिस स्टेशन आकर जांच में मदद करनी होगी। मैंने घबराते हुए कहा कि भाई, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पास सच में ना तो कोई गाड़ी है और ना ही कोई लाइसेंस। लेकिन सामने वाले ने साफ कहा कि उन्होंने गाड़ी की जानकारी चेक कर ली है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेन यू के नाम पर ही है। और फिर उसने मेरा आईडी कार्ड नंबर भी बिल्कुल सही सही बता दिया। सामने वाले के मुंह से अपना आईडी नंबर बिल्कुल सही सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं तो आराम से सो रहा था, अचानक ये क्या मुसीबत गले पड़ गई। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, तुरंत यहां आ जाओ, वरना हमें मजबूरी में कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इसके बाद फोन कट गया। मैं अपने फोन की स्क्रीन को घूरता रहा और मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। क्या ये कोई मजाक था या कोई फ्रॉड? लेकिन उस आदमी ने मेरा आईडी नंबर बिल्कुल सही बताया था। यह सब बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। यही सब सोचते हुए मैंने फैसला किया कि मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये माजरा क्या है। मैं नीचे गया और एक टैक्सी ली। गाड़ी खाली और सुनसान सड़कों से गुजर रही थी। खिड़की से बाहर तेजी से पीछे छूटते हुए नजारों को देखकर मेरे अंदर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक बहुत ही अजीब सा और अनजाना डर मुझे घेर रहा था। आधे घंटे बाद मेरी टैक्सी एक बड़ी सी सरकारी इमारत के सामने रुकी, जिस पर पुलिस का निशान लगा हुआ था। मैं अंदर गया और कहा कि मेरा नाम चेन यू है। आप लोगों ने ही मुझे फोन करके यहां बुलाया था। गेट पर खड़े पुलिस वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर अपने वॉकी टॉकी पर कुछ कहा। जल्दी ही पुलिस की वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी इमारत से बाहर आया और मुझे अपने साथ अंदर ले गया। वो मुझे एक कमरे में ले गया। यह बिल्कुल वैसा ही पूछताछ वाला कमरा था जैसा मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। उसने मुझे एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद मेरे सामने बैठ गया। उसने एक फाइल से कुछ कागजात निकाले और अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम वांग जियानगुओ है और मैं इस एक्सीडेंट केस का इंचार्ज हूं। फिर उसने मुझसे पूछा कि काले रंग की गाड़ी जिसका नंबर N8888 है, मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं, क्या वो तुम्हारी है? मैंने कसम खाते हुए कहा कि वांग ऑफिसर, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। मेरी बात सुनकर वांग जियानगुओ ने एक हल्की सी हंसी हंसी और एक कागज मेरी तरफ खिसका दिया। वो कागज एक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी थी और उस पर साफ साफ मेरी सारी जानकारी छपी हुई थी। उस कागज को देखकर मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने हैरान होकर पूछा कि यह सब क्या है? वांग ने तीखी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, हम तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लेंगे? उसकी नजरें इतनी चुभने वाली थीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो अपनी जगह से उठा, दीवार पर लगी एक स्क्रीन के पास गया और एक बटन दबा दिया। स्क्रीन पर सीसीटीवी की एक रिकॉर्डिंग चलने लगी। यह हाईवे का वीडियो था और समय रात के 11:30 का दिखा रहा था। एक काले रंग की कार बहुत ही तेज रफ्तार से हाईवे की बाकी गाड़ियों के बीच पागलों की तरह दौड़ रही थी। उसने अचानक से लेन बदली, जिसकी वजह से पीछे आ रहे एक ट्रक को अचानक ब्रेक मारना पड़ा। इसके बाद सब कुछ बेकाबू हो गया। ट्रक पलट गया और उसके पीछे आ रही गाड़ियां एक के बाद एक आपस में टकराती चली गईं। ब्रेक लगने की तेज आवाजें और गाड़ियों के टकराने की भयानक आवाजें किसी डरावनी फिल्म जैसी लग रही थीं। ये सब देखकर मेरा पेट अजीब सा होने लगा और मुझे घबराहट होने लगी। वांग ने कहा कि यह सब तुम्हारी गाड़ी ने किया है। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर वहां से भाग गया था, लेकिन गाड़ी हमें मिल गई है। अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं। इतना कहकर उसने फिर से रिमोट का बटन दबाया। अब स्क्रीन पर टोल प्लाजा के कैमरे का एक क्लोजअप वीडियो चलने लगा। इसमें गाड़ी चलाने वाले इंसान का चेहरा बहुत ही साफ साफ नजर आ रहा था। मैं उस चेहरे को देखता ही रह गया। मेरी सांसें जैसे वहीं रुक गईं।
मुझे लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। मेरी पीठ से ठंडे पसीने की लहर दौड़ गई। स्क्रीन पर दिख रहा वो चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था, हूबहू मैं। वांग जियानगुओ ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें मुझ पर गड़ी हुई थी। उसने पूछा कि अब तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे दिमाग पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया था। मेरा सिर भन्ना रहा था। मैंने पूरी तरह से हैरान होकर चिल्लाते हुए कहा कि यह मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हूं। पास खड़े एक जवान पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा कि भाई, अब नाटक करना बंद करो। अच्छी क्वालिटी के कैमरे में सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा है और तुम कह रहे हो कि ये तुम नहीं हो। क्या हम तुम्हें बेवकूफ लगते हैं? वांग जियानगुओ ने हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा किया और फिर से मेरे सामने आकर बैठ गया। उसने कहा कि चेन यू, हमने सब कुछ चेक कर लिया है। ये गाड़ी 3 महीने पहले तुम्हारे आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके पूरे कैश पेमेंट के साथ खरीदी गई थी। गाड़ी खरीदने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर तुम्हारे ही दस्तखत हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर किए गए उन दस्तखतों को देखा। वो बिल्कुल मेरी हैंडराइटिंग थी। मैंने पागलों की तरह सिर हिलाते हुए कहा कि यह नामुमकिन है। 3 महीने पहले तो मैं एक प्रोजेक्ट की वजह से रोज ओवरटाइम कर रहा था। मेरे पास गाड़ी खरीदने जाने का वक्त ही नहीं था। मुझे तो यह भी नहीं पता कि कार का शोरूम किस तरफ है। वांग ने पूछा कि तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी ने तुम्हारी पहचान चुराई है? मैंने तुरंत कहा कि हाँ, पक्का किसी ने मेरी जगह ली है। वांग ने एक के बाद एक सवाल दागने शुरू किया। उसने कहा कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, जिसे तुम्हारी सारी पर्सनल जानकारी पता है और जिसने बिल्कुल तुम्हारे जैसे दस्तखत भी किए। इन सवालों ने मुझे चुप करा दिया। सच बात तो थी, ऐसा कौन करेगा? यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था। वांग ने आगे कहा कि चेन्यू, मैंने 20 साल ट्रैफिक पुलिस में काम किया है। मैंने हर तरह के ड्राइवर देखे हैं, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, हिट एंड रन वाले और एक से बढ़कर एक झूठी कहानियां बनाने वाले भी देखे हैं। लेकिन तुम्हारी ये कहानी अब तक की सबसे बकवास कहानी है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। उसकी नजरों में मैं एक्सीडेंट के बाद भागने वाला एक झूठा मुजरिम था। मैंने बेबसी से कहा कि मैं सच बोल रहा हूं, आप लोग जांच कर सकते हैं। आप मेरा ड्राइविंग स्कूल का रिकॉर्ड चेक कीजिए, मेरे पास सच में लाइसेंस नहीं है। आप मेरी आज रात की लोकेशन चेक कर सकते हैं, मैं अपने घर पर सो रहा था। आप मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, मेरे पास गाड़ी खरीदने के लिए इतने पैसे ही नहीं है। वांग ने जवाब दिया कि हम वो सब जरूर चेक करेंगे, लेकिन फिलहाल सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। जब तक तुम इन सबूतों को गलत साबित करने वाला कोई पक्का सबूत नहीं दे देते, तब तक तुम इस केस के मुख्य संदिग्ध हो। ये मुख्य संदिग्ध शब्द सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर किसी ने पहाड़ों का बोझ डाल दिया हो। मेरी सांसें घुटने लगी। मैंने विनती करते हुए कहा कि वांग ऑफिसर, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज अच्छे से जांच कीजिए, वो सच में मैं नहीं था। वांग ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, हम अपनी तहकीकात करेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। हम तुम्हारे लिए एक कमरे का इंतजाम कर रहे हैं और तुम्हें अपना मोबाइल फोन हमें देना होगा। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? लेकिन जब मैंने उसका आगे बढ़ा हुआ हाथ और उसकी आंखों में सख्ती देखी, तो मुझे समझ आ गया कि यहां कोई बहस काम नहीं आएगी। मैंने धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला और टेबल पर रख दिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बाहरी दुनिया से सारा संपर्क कट गया हो। फिर वो जवान पुलिस वाला कमरे में आया। लोहे की ठंडी हथकड़ी मेरे हाथों पर कसी गई और एक खट की आवाज के साथ उसे लॉक कर दिया गया। उस ताले के साथ मेरी बची खुची सारी उम्मीदें भी लॉक हो गईं। मुझे एक छोटे से कमरे में ले जाया गया। वहां सिर्फ एक खिड़की और एक टेबल थी। मेरे पीछे लोहे का भारी दरवाजा बंद हो गया। मैं वहां बैठ गया। कमरे में मेरे सिवा और कोई नहीं था। मैं अपने ही हाथों को घूर रहा था। इन हाथों ने कभी ठीक से स्टीयरिंग व्हील भी नहीं पकड़ा था। तो फिर ये हाईवे पर इतनी खतरनाक स्पीड से गाड़ी कैसे चला सकते हैं? सीसीटीवी फुटेज वाला वो इंसान कौन था? वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्या सच में दुनिया में 2 लोग बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं? और वैसे भी मेरे माता पिता की मैं इकलौती संतान हूं। यह पक्का कोई बहुत बड़ी साजिश थी। कोई मुझे फंसा रहा था। एक ऐसा दुश्मन जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था, यहां तक कि उसका चेहरा भी मेरे जैसा था। लेकिन मैं तो एक आम सा इंसान हूं। कोई मुझे इस तरह से बर्बाद करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड लियू फेई को फोन करने का बहुत मन हो रहा था,
मैं उसे बताना चाहता था कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ खुली आंखों से छत को घूर रहा था, लेकिन मेरा फोन तो वो लोग ले जा चुके थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, अचानक दरवाजा खुला और वांग जियांगू अंदर आया। इस बार उसके चेहरे के भाव पहले से भी ज्यादा गंभीर थे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा कि क्या कोई जानकारी मिली? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस एक प्रिंट किया हुआ कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा कि ये तुम्हारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं जो हमें अभी अभी मिली हैं। मैंने नीचे देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। 3 महीने पहले मेरे अकाउंट से 50 लाख रुपए एक कार कंपनी को ट्रांसफर किए गए थे। मैंने घबराते हुए कहा कि यह नामुमकिन है। मेरे पास 50 लाख रुपए कहां से आएंगे? मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी 5 लाख भी नहीं है। ये पैसे कहां से आए? वांग ने बताया कि ये पैसे एक विदेशी अकाउंट से तुम्हारे कार्ड में ट्रांसफर किए गए थे और फिर तुरंत कार कंपनी को भेज दिए गए। और ये सारा ट्रांजैक्शन जिस इंटरनेट से हुआ, उसका आईपी एड्रेस तुम्हारे घर के पास वाले एक कैफे का है। समय 3 महीने पहले के एक शनिवार की दोपहर का है। मैं पागलों की तरह याद करने की कोशिश करने लगा कि उस शनिवार की दोपहर को मैं क्या कर रहा था। अचानक मुझे याद आया। मैंने कहा कि उस दिन हमारी कंपनी की तरफ से हम सब लोग एक ट्रिप पर पहाड़ों पर गए थे। मैं तो पूरा दिन बाहर था। वांग ने कहा कि तुम्हारे साथ काम करने वालों से हम पूछताछ करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हारे खिलाफ एक और बहुत बड़ा सबूत मिल गया है। एक इतनी बड़ी रकम जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब तुम पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है। यह सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। बात ट्रैफिक एक्सीडेंट से बढ़कर अब एक बहुत बड़े क्रिमिनल केस तक पहुंच गई थी। जो भी मुझे फंसा रहा था, वो चाहता था कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊं और कभी इस दलदल से बाहर ना निकल पाऊं। मैंने रोते हुए कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। वांग ने कहा कि तुम्हारे अब कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। हमें तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत चाहिए। यह कहकर वांग ने एक गहरी सांस ली और मुड़कर जाने लगा। मैंने तुरंत उसे रोका और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वांग ऑफिसर, क्या आप मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को एक कॉल करने दे सकते हैं? उसने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिला दिया। उसने अपना फोन निकाला और मैंने उसे जो नंबर बताया उस पर कॉल मिला दिया। फोन उठते ही मैंने कहा कि मैं चैन्यू बोल रहा हूं। उधर से आवाज आई कि तुम किसी और के फोन से कॉल क्यों कर रहे हो? तुम्हारा फोन कहाँ है? मैंने अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश की और उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। मुझे लगा था कि वो मेरी बात सुनकर मुझे हौसला देगी और मेरा साथ देगी, लेकिन थोड़ी देर की शांति के बाद फोन से उसकी बहुत ही ठंडी और रूखी सी आवाज आई। उसने पूछा कि चैन्यू, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैंने हैरान होकर पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बता तो रहा हूं कि मुझे फंसाया गया है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? उसने तंज कसते हुए कहा कि फंसाया गया है? एक इंसान जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, उसने तुम्हारी आईडी से गाड़ी खरीदी और तुम्हारे ही बैंक अकाउंट से पैसे भी दिए। चैन्यू, क्या तुम कोई कहानी लिख रहे हो? मैंने दुख के साथ पूछा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने कहा कि मैं कैसे भरोसा करूं? हम 3 साल से साथ हैं। मुझे लगा था मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूं, और अब पता चलता है कि तुमने इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली। तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? क्या तुम मेरे पीठ पीछे कोई गलत काम कर रहे थे? मैंने चिल्लाकर कहा कि मैं कह रहा हूं ना कि वो पैसे मेरे नहीं हैं। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने मेरी बात काटते हुए कहा कि बस करो, अब और कहानियां मत बनाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। हमें अभी थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। जब तुम मुझे सच बताने के लिए तैयार हो जाना, तब मुझे फोन करना। और इसके साथ ही फोन कट गया। वांग जियांगुओ ने मेरे हाथ से फोन वापस ले लिया और मेरे कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा कि अब आराम करो। अगर केस में कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लोहे का दरवाजा एक बार फिर मेरे सामने बंद हो गया। मैं बिस्तर पर लेट गया और मुझे लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब मुझे लगा कि मेरा खेल सच में खत्म हो चुका है। उस ना दिखने वाले दुश्मन ने सिर्फ कुछ ही घंटों में मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। मेरे दिमाग में सिर्फ वही चेहरा घूम रहा था जो बिल्कुल मेरे जैसा था। मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे लगा जैसे वो मुझे देखकर हंस रहा है, बहुत ही घमंड और क्रूरता के साथ हंस रहा है।
अगले 24 घंटे मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं थे। मुझसे बार बार पूछताछ की गई। उन्होंने मुझसे उस एक्सीडेंट की छोटी छोटी बातें पूछी, उस पैसे के बारे में बार बार सवाल किए। लेकिन जब मुझे कुछ पता ही नहीं था तो मैं क्या बताता। उन्होंने मेरी उस दिन की लोकेशन भी चेक की। कंपनी का ट्रिप सच था, लेकिन उस दोपहर को 2 घंटे के लिए हमें अपनी मर्जी से घूमने का समय मिला था। किसी ने मुझे अकेले वहां से जाते हुए देखा था। मैंने पुलिस को बताया कि मैं पास की एक दुकान से पानी खरीदने गया था, लेकिन कोई भी इस बात की गवाही देने वाला नहीं था। और सबसे बुरी बात यह थी कि वो कैफे जिसका इंटरनेट यूज हुआ था वो उसी दुकान के बिल्कुल पास था। हर चीज इतनी सटीक तरीके से मिल रही थी जैसे किसी ने पहले से ही कोई कहानी लिख रखी हो, और मैं उस कहानी का एक फंसा हुआ किरदार था। अगले दिन रात को वांग जियानगुओ फिर से मेरे पास आया। इस बार वो एक ऐसी खबर लेकर आया था जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। उसने कहा कि उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी की डिक्की से हमें कुछ चीजें मिली हैं। ये कहकर उसने कुछ तस्वीरें मेरे सामने फेंक दी। तस्वीरों में एक सूटकेस खुला हुआ था जो पूरी तरह से नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। वांग ने बताया कि यह रकम बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात, गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील और गियर पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो चेक करने के बाद बिल्कुल तुम्हारे ही निकले हैं। मैं उस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट को देखता ही रह गया। मैं पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा कि यह नामुमकिन है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वांग ने कहा कि चेन्यू, अब सारे गवाह और सबूत तुम्हारे सामने हैं। सीसीटीवी में तुम हो, गाड़ी तुम्हारे नाम पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर तुम्हारे साइन हैं, बैंक से पैसे तुमने भेजे हैं, और अब स्टीयरिंग पर उंगलियों के निशान भी तुम्हारे हैं। क्या अब भी तुम झूठ बोलोगे? मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। एक पल के लिए तो मुझे खुद पर शक होने लगा कि कहीं मुझे कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर कोई दूसरा इंसान रहता है जो रात में जागकर ये सारी अजीबोगरीब हरकतें करता है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे लग रहा था जैसे मेरा सिर अभी फट जाएगा। मैंने खुद से कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। तभी बाहर से वो जवान पुलिस वाला अंदर आया और बोला कि कैप्टन, अब इससे और बहस करने का कोई फायदा नहीं है, सारे सबूत पक्के हैं, सीधा आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। वांग जियांगो थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा कि इसे ले जाओ और कागजी कार्रवाई पूरी करो। वांग के जाने के बाद उस जवान पुलिस वाले ने तुरंत आगे बढ़कर मेरी बांह पकड़ ली और मुझे कुर्सी से खींचकर खड़ा कर दिया। मैं किसी कठपुतली की तरह उसके साथ साथ चलने लगा। गलियारे की लाइट अभी भी बहुत चुभने वाली और सफेद थी। मेरी परछाई बहुत लंबी और अकेली लग रही थी। कागजी कार्रवाई पूरी करने जाते वक्त मेरी नजर एक खिड़की के पास खड़े वांग जियांगो पर पड़ी, जो वहां खड़ा सिगरेट पी रहा था। न जाने क्यों उसे देखकर मेरे कदम अपने आप वहीं रुक गए। मैंने वांग ऑफिसर से विनती की कि क्या मैं अपने घर पर एक और फोन कर सकता हूं। पास खड़े जवान पुलिस वाले ने चिढ़कर मुझे डांटा कि जल्दी चलो, क्या नाटक लगा रखा है। लेकिन वांग जियांगो ने अपनी सिगरेट बुझाई, वो मेरे पास आए और अपना फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने घर का नंबर मिलाया। फोन मेरी मां ने उठाया। उन्होंने पूछा कि कौन है। मैंने कहा कि मां, मैं हूं। मां ने घबराते हुए कहा कि बेटा तुम कहां चले गए हो, तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है। लियू फेई ने घर पर फोन करके बताया कि तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो, लेकिन उसने साफ साफ कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि मां, मैं पुलिस स्टेशन में हूं। मां ने चौंकते हुए कहा कि क्या, तुम पुलिस स्टेशन में क्यों हो, तुमने क्या कांड कर दिया। मैंने कहा कि मां, तुम परेशान मत हो, पहले मेरी बात सुनो। फिर मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखते हुए उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद फोन पर मेरे पापा की परेशान आवाज आई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखने वाला इंसान। बेटा, क्या तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो? मुझे सच बताओ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। पापा की बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा कि पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं, आप मुझ पर भरोसा रखो। पापा ने कहा कि ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम अभी किस हाल में हो? मैंने बताया कि जांच के लिए मुझे कुछ दिनों तक कस्टडी में रहना पड़ सकता है। पापा हैरान हो गए कि कस्टडी, बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई? मैं तुम्हारे वांग अंकल से बात करता हूं, पुलिस महकमे में उनकी अच्छी जान पहचान है। मैंने तुरंत मना किया कि पापा, आप ऐसा कुछ मत करना, मामला बहुत पेचीदा है,
आप बीच में आकर बात को और मत बिगाड़ना। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं खुद को बेगुनाह साबित कर दूंगा। फोन के दूसरी तरफ से पापा के गहरी सांस लेने की आवाज और माँ के रोने की सिसकियां आ रही थीं। तभी उस जवान पुलिस वाले ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। मेरा वक्त खत्म हो चुका था। मुझे एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां मुझसे कुछ कागजों पर दस्तखत कराए गए और अंगूठे के निशान लिए गए। आंसुओं की वजह से मुझे धुंधला दिख रहा था, इसलिए मैं पढ़ भी नहीं पाया कि उन कागजों पर क्या लिखा था। इसके बाद मुझे लॉकअप के एक सेल में बंद कर दिया गया। उस भारी लोहे के दरवाजे पर एक छोटा सा छेद था बाहर देखने के लिए। उस कोठरी में मेरे अलावा 3 और आदमी बंद थे। उन तीनों के सिर मुड़े हुए थे और उन्होंने जेल के कपड़े पहन रखे थे। वो तीनों मुझे बड़ी अजीब और गंदी नजरों से घूर रहे थे। मैं चुपचाप कोने में एक छोटी सी जगह देखकर बैठ गया। तभी एक आदमी, जिसके चेहरे पर बड़ा सा चाकू का निशान था, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने रौब झाड़ते हुए पूछा कि नए आए हो, क्या कांड करके आए हो? जब मैंने सिर झुकाए रखा और कोई जवाब नहीं दिया, तो बाकी के 2 आदमी भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनमें से एक बोला कि यहां आने के बाद भी नखरे दिखा रहा है, लगता है इसके हाथ पैर ढीले करने पड़ेंगे। मैंने डर और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। ठीक उसी समय लोहे के दरवाजे के छोटे से छेद से जेलर की कड़कड़ाती आवाज आई कि वहां क्या चल रहा है? वो निशान वाला आदमी तुरंत पीछे हट गया और बनावटी मुस्कान के साथ बोला कि अरे सर, कुछ नहीं, हम तो बस इस नए भाई से थोड़ी बातचीत कर रहे थे। जेलर ने उन्हें घूर कर देखा और मुझसे कहा कि चेन यू, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं हैरान रह गया कि मुझसे मिलने कौन आ सकता है। जेलर मुझे मुलाकात वाले कमरे में ले गया। वहां एक मोटे शीशे के पार मेरे मम्मी पापा बैठे थे। मां की आंखें सूजी हुई थीं। साफ पता चल रहा था कि वो रात भर रोई हैं। पापा भी अचानक बहुत बूढ़े लग रहे थे। मां ने जैसे ही बातचीत करने वाला फोन उठाया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम कैसे हो? यहां तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? किसी ने तुम्हें मारा तो नहीं? मैंने कहा कि मैं ठीक हूं मां, आप लोग यहां क्यों आए? पापा ने दुखी होकर कहा कि हम कैसे नहीं आते, हमारा बेटा बंद है तो क्या हम घर बैठ जाते? फिर पापा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि बेटा, हमने रात भर इस बारे में सोचा है, तुम हमसे सच बताओ, क्या वो सब तुमने ही किया है? मैंने तड़प कर कहा कि मैंने सच में कुछ नहीं किया। पापा चुप हो गए और मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मेरी आत्मा को टटोल रहे हों। मां रोते हुए बोली कि बेटा, अगर ये सब तुमने ही किया है तो गुनाह कबूल कर लो। अभी सच बताओगे तो सजा कम हो सकती है, जिद करोगे तो खुद को और बर्बाद कर लोगे। मैंने हैरान होकर मां की तरफ देखा और कहा कि मां, क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? मां ने रोते हुए कहा कि बेटा, बात हमारे भरोसे की नहीं है, बात तुम्हारी ही है। मैंने पूछा कि मेरा क्या मतलब? मां ने कहा कि कल रात जब तुमने हमें फोन किया, उसके थोड़ी देर बाद तुम्हारा एक और फोन आया था। यह सुनते ही मेरा दिमाग सन्न रह गया। मेरा एक और फोन? यानी उस बहरूपिये ने फोन किया था? मैंने पूछा कि उसने क्या कहा? मां ने कहा कि उसने कहा कि वो तुम ही हो। उसने माना कि उस रात गाड़ी वही चला रहा था, यानी तुम ही चला रहे थे। उसने कहा कि तुम डर गए थे, इसलिए तुमने पुलिस के सामने उसका नाम ले लिया ताकि वो अकेला फंस जाए। उसने ये भी कहा कि तुम अपनी जिद छोड़ दो। उसने वकील से बात कर ली है। अगर तुम खुद सरेंडर करके अपना जुर्म मान लेते हो तो वो भी तुम्हारे साथ पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। उसने कहा कि आखिर तुम दोनों सगे भाई हो। सगे भाई, ये 2 शब्द मेरे सीने में किसी जहरीले खंजर की तरह चुभ गए। अब मुझे उस कमीने का पूरा प्लान समझ आ रहा था। वो सिर्फ मुझे फंसाना नहीं चाहता था, वो मेरा सब कुछ छीन लेना चाहता था। उसने खुद को एक ऐसा भाई बना लिया जो अपने भाई के लिए जान देने को तैयार है, और मुझे एक डरपोक और धोखेबाज साबित कर दिया जो अपनी जान बचाने के लिए अपने भाई को फंसा रहा है। मैंने रोते हुए पापा से पूछा कि क्या आप लोगों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया? पापा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और मुझसे नजरें चुराने लगे। मां बस रोती रही, कुछ बोल नहीं पाई। पापा ने कहा कि बेटा, हमें भी समझ नहीं आ रहा कि हम किस पर भरोसा करें, लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ हमारे परिवार के लोग ही जानते हैं। उसने बताया कि कैसे तुम बचपन में नदी में गिर गए थे
और डूबते डूबते बचे थे। उसने ये भी बताया कि तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए बड़े चाव से क्या खाना बनाती थी। ये सब सुनकर मेरा दिल पूरी तरह बैठ गया। वो कमीना मेरे बारे में सब कुछ जानता था और ये सब वो सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि मैं वो गुनाह कबूल कर लूं जो मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने गुस्से और दुख में कहा कि तो आप लोग आज यहां मुझसे ये कहने आए हैं कि मैं उस बहरूपिये के किए की सजा भुगत लूं? मां रोते हुए बोली कि बेटा, हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। ये सुनते ही मैं अपनी जगह से झटके से खड़ा हो गया और चिल्लाया कि मेरी भलाई? आपको पता भी है कि मेरी भलाई किसमें है? मुझ पर भरोसा करना ही मेरी भलाई थी। मैं आपका असली बेटा हूं। मैं ही चेन यू हूं। तभी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया और जेलर मुझे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगा। मैंने शीशे के उस पार अपने मम्मी पापा के रोते और बेबस चेहरों को देखा और फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चल दिया। जब मैं वापस बैरक में आया तो वो चाकू के निशान वाला आदमी और उसके साथी फिर से मेरा मजाक उड़ाने लगे कि क्यों घर वालों से डांट खाकर आ रहे हो? तुम्हारी ये हालत देखकर लगता है कि बहुत बड़ा कांड करके आए हो। मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने कोने में जाकर बैठ गया। मैं हार चुका था, पूरी तरह से हार चुका था। इस दुनिया में जो मेरे सबसे करीबी थे, जब उन्होंने ही मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं 3 दिनों तक उसी लॉकअप में बंद रहा। रोज कोने में बैठकर मेरे दिमाग में वही सारी बातें घूमती रहती थी। चौथे दिन सुबह जेलर ने मुझे बाहर बुलाया और फिर से मुलाकात वाले कमरे में ले गया। जब मैं कुर्सी पर बैठा और शीशे के सामने देखा तो मैं दंग रह गया। सामने वांग जियानगो बैठे थे। वो अकेले आए थे और उन्होंने पुलिस की वर्दी नहीं बल्कि सादे कपड़े पहन रखे थे। वो बहुत थके हुए लग रहे थे और उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उन्होंने बहुत ही शांत और नरम आवाज में पूछा कि तुम ठीक तो हो? उनकी आवाज में अब वो पहले जैसी कड़क और सख्ती नहीं थी बल्कि थोड़ी हमदर्दी थी। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा कि बस जिंदा हूं। उन्होंने बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा परसों मुझसे मिलने आए थे। वो मुझसे हाथ जोड़कर तुम्हारे लिए भीख मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि उनका बेटा बचपन से बहुत सीधा है, उसे पक्का किसी ने बहकाया होगा, वो खुद ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हारी सजा कम होती हो तो वो अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर देने के लिए तैयार है। ये सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। भले ही मेरे माता पिता को मेरी बेगुनाही पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो मुझसे प्यार बहुत करते थे। बस उनका तरीका ऐसा था जिसे मैं चाहकर भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैंने वांग ऑफिसर से पूछा कि तो फिर क्या आप मुझे ये बताने आए हैं कि मेरे मम्मी पापा कितने बेबस हैं ताकि मैं भावुक होकर अपना जुर्म कबूल कर लूं? वांग ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया है। मैंने उनसे कहा कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तुम सिर्फ एक संदिग्ध हो, मुजरिम नहीं। मैंने उनसे यह भी कहा कि वो यहां वहां किसी से सिफारिश ना लगवाएं, क्योंकि इससे मामला और बिगड़ सकता है। मैं हैरान होकर वांग जियानगो को देखने लगा और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि ये मेरा फर्ज है। चेन्यू, मैंने 20 साल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में काम किया है। मैंने अपने करियर में हजारों अपराधियों से पूछताछ की है। कोई इंसान नाटक कर रहा है या वो सच में बेगुनाह है, ये मैं उसका चेहरा देखकर भांप लेता हूं। मैंने उनसे पूछा कि तो आपको क्या लगता है मैं किस तरह का इंसान हूं? वांग ने सीधे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और शीशे पर चिपका दी। फोटो में एक आदमी कैफे में बैठा था। उसने बिल्कुल वैसी ही ग्रे कलर की हुडी पहन रखी थी जैसी मेरे पास थी। उसका सिर झुका हुआ था इसलिए चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी टेबल पर मैंगो मिल्क का एक ग्लास रखा था। वांग ऑफिसर ने कहा कि यह उसी कैफे की सीसीटीवी फुटेज है जहां से तुम्हारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। इस आदमी का शरीर बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और हमें शक है कि इसी ने वो पैसे ट्रांसफर किए थे। जब हम उस कैफे में पूछताछ करने गए तो वहां के वेटर ने बताया कि उसे यह आदमी याद है क्योंकि उसने मैंगो मिल्क ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी एक घूंट भी नहीं पी। फिर वांग ने मुझसे पूछा कि चेन्यू, क्या तुम्हें मैंगो से एलर्जी है?
ये सुनते ही मेरी सांसें थम गई। मैंने चिल्लाकर कहा कि हां, मुझे मैंगो से बहुत खतरनाक एलर्जी है। मैं बचपन से आज तक मैंगो फ्लेवर वाली टॉफी को भी हाथ नहीं लगाता। वांग जियानगो ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा कि मैं समझ गया। इतना कहकर वो जाने के लिए खड़े हो गए। मैंने तुरंत उन्हें आवाज दी कि वांग ऑफिसर, क्या अब आपको मुझ पर भरोसा हो गया है? वांग ने मुड़कर नहीं देखा, बस चलते चलते कहा कि मैं सिर्फ सबूतों पर भरोसा करता हूं। जो इंसान तुम्हारा रूप लेकर घूम रहा है वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो वो नहीं जानता या जिसमें उसने गलती करती होगी। अगर तुमने ऐसी एक भी चीज ढूंढ ली तो तुम बाजी पलट सकते। जब मैं वापस अपने सेल में आया तो मेरा दिमाग बहुत तेजी से दौड़ने लगा। वो बहरूपिया मेरे बारे में वो सब बातें जानता था जो सिर्फ मेरे घर वाले जानते हैं। मम्मी पापा तो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक नाम कौन था? मेरा मामेरा भाई ली हाओ। वो मेरी मौसी का बेटा था जो बहुत साल पहले मेरी जिंदगी में आया था और फिर अचानक गायब हो गया था। ली हाओ का बचपन बहुत खराब गुजरा था। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया था और दोनों में से कोई उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जब मैं चौथी क्लास में था तब वो 1 साल के लिए हमारे घर रहने आया था। उस वक्त हमारा परिवार एक आम मिडिल क्लास फैमिली था, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पास जो खिलौने होते थे वो उसके पास नहीं थे। हमारे घर रहने के बदले उसके मन में कोई एहसान नहीं था, बल्कि सिर्फ जलन थी। मुझे याद है जब मैं 10 साल का हुआ तो पापा ने मुझे उस समय का सबसे मशहूर वीडियो गेम लाकर दिया था। मैं इतना खुश था कि रात को गेम को गले से लगाकर सोया था, लेकिन अगले ही दिन वो गेम गायब हो गया। मां ने पूरा घर छान मारा पर गेम कहीं नहीं मिला। बाद में पड़ोस के बच्चे ने माना कि गेम उसने चुराया है, क्योंकि उसके पलंग के नीचे गेम का डिब्बा मिला था। मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर उसके घर गए, उससे माफी मांगी और नुकसान की भरपाई भी की। जब उस पड़ोसी बच्चे के माता पिता उसे पीट रहे थे तब मैंने भीड़ के पीछे खड़े ली हाओ को देखा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी और जीत का एहसास था। स्कूल खत्म करने के बाद वो काम की तलाश में बाहर चला गया और धीरे धीरे हमारा संपर्क टूट गया। अब जब मैं सोचता हूं तो समझ आता है कि उसे मेरे बचपन की बातें कैसे पता थी। बचपन में उसे दूसरों की लिखावट और दस्तखत कॉपी करने की गंदी आदत थी। वो मेरी स्कूल की कॉपियों पर बिल्कुल मेरे जैसे दस्तखत कर लेता था। और रही बात बिल्कुल मेरे जैसे चेहरे की, तो आजकल प्लास्टिक सर्जरी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कुछ भी मुमकिन है। वो जो इतने सालों से गायब था, वो असल में आज के इस दिन की तैयारी कर रहा था। वो मेरी इस साधारण सी जिंदगी को चुराना चाहता था जिसके लिए वो तड़पता रहा था। मेरे माता पिता का प्यार, मेरी अच्छी नौकरी और मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, वो ये सब छीनना चाहता था। इसलिए वो बिल्कुल मेरे जैसा चेहरा और एक ऐसा प्लान लेकर आया था जिसमें कोई कमी ना हो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुझे मैंगो से एलर्जी है, क्योंकि जब वो हमारे घर पर रहा था तब तक मुझे खुद भी इस एलर्जी के बारे में नहीं पता था। सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद मैं झटके से अपने बिस्तर से उठा और लोहे के दरवाजे की तरफ भागा। मैंने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाया कि कोई है, बाहर आओ, मुझे वांग ऑफिसर से मिलना है, मेरे पास बहुत जरूरी सुराग है। जेलर ने दरवाजे का छोटा सा छेद खोला और चिढ़कर कहा कि क्या आफत आ गई है, चुपचाप बैठे रहो। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे वांग जियांगुओ सर से मिलना है। मेरे पास इस केस से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सुराग है। लॉकअप में बीता हर एक पल मेरे लिए सदियों जैसा लंबा लग रहा था। वो चेहरे पर निशान वाला आदमी और उसके साथी कोने में दुबक कर मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल हो गया हूं। लगभग आधे घंटे बाद भारी लोहे का दरवाजा खुला और वांग जियांगुओ अंदर आए। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम्हारे पास सच में कोई जरूरी सुराग हो, वरना पुलिस का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में तुम और बुरी तरह फंसोगे, वांग ऑफिसर ने सख्त लहजे में चेतावनी दी। मैंने तुरंत उन्हें खींचकर कमरे के कोने में ले गया और फुसफुसाते हुए कहा, वांग ऑफिसर, मुझे पक्का यकीन है कि मैं जान गया हूं कि वो बहरूपिया कौन है। उसका नाम ली हाओ है, वो मेरा ममेरा भाई है। इसके बाद मैंने ली हाओ के बारे में अपनी सारी पुरानी यादें, उसका दर्दनाक बचपन और मेरे प्रति उसकी गहरी नफरत और जलन की पूरी दास्तान उनके सामने रख दी। वांग जियांगुओ चुपचाप मेरी बात सुनते रहे,
जैसे जैसे मैं बोल रहा था उनकी आंखों के भाव लगातार बदल रहे थे। वो भांपने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने कहा, यह सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन इस कहानी की जांच की जा सकती है, क्योंकि ये दो बड़ी बातों का जवाब देती है। पहली, उसे तुम्हारे बारे में इतनी बारीक जानकारियां कैसे थीं? और दूसरी, मैंगो एलर्जी वाली वो बड़ी गलती। हम इस मामले की तुरंत जांच करेंगे। इतना कहकर वो मुड़े और जाने लगे। मैंने घबराकर उन्हें रोका, और मेरा क्या होगा? क्या मैं यहीं बंद रहूंगा? उन्होंने मुड़कर कहा, केस पूरी तरह साफ होने तक तुम अभी भी मुख्य संदिग्ध हो, लेकिन तुम्हें इस तरह बंद रखकर आगे की जांच करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं तुम्हारी जमानत के लिए अर्जी लगाऊंगा। यह सुनकर मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसी दोपहर मैंने कई सारे कागजातों पर दस्तखत किए और शाम होते होते मैं लॉकअप के भारी दरवाजे से बाहर आ गया। मैंने बाहर आकर खुली हवा में एक लंबी सांस ली। आजादी का वो एहसास अद्भुत था। मैंने एक टैक्सी ली और अपने उसी घर की तरफ चल पड़ा जिस पर अब किसी और का कब्जा था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने जेब से चाबी निकाली। मुझे नहीं पता था कि दरवाजे के उस पार मेरा क्या इंतजार कर रहा है। मेरे हाथ कांप रहे थे। वहां वो बहरूपिया होगा, या फिर एक खाली और बिखरा हुआ घर जिसे उसने बर्बाद कर दिया था। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने देखा कि लिविंग रूम की लाइटें जल रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध मेरे नथुनों से टकराई। वो सिगरेट के धुएं और किसी महंगी विदेशी परफ्यूम की मिली-जुली महक थी। टेबल पर महंगी विदेशी शराब की कई खाली बोतलें बिखरी पड़ी थीं, और सोफे पर एक बहुत ही महंगा ब्रांडेड कोट लापरवाही से फेंका हुआ था। अब वो मेरा घर नहीं लग रहा था। वो ली हाओ के सपनों का घर बन चुका था, जो तड़क भड़क और दिखावे से भरा हुआ था। मैं आगे बढ़कर अपने बेडरूम में गया। मेरा बिस्तर किसी कबाड़ खाने जैसा बिखरा पड़ा था। बेड के पास लगी टेबल पर एक फोटो फ्रेम रखा था। पहले उसमें मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड लियू फेई की तस्वीर हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी जगह ली हाओ और लियू फेई की हंसती हुई तस्वीर लगी थी। फोटो में ली हाओ एक महंगे सूट में बहुत ही घमंड से मुस्कुरा रहा था, और लियू फेई ने उसका हाथ थाम रखा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी और सम्मान का भाव था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके पीछे एक आलीशान स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। यह देखकर मेरे सीने में एक भयानक दर्द हुआ, जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में भींच लिया हो। उसने सिर्फ मेरा चेहरा और मेरी आजादी नहीं चुराई थी, उसने मेरे प्यार को भी चुरा लिया था। लेकिन नहीं, लियू फेई को चुराया नहीं गया था। वो खुद अपनी मर्जी से उस अमीर और कामयाब बहरूपिये के पास चली गई थी। मेरा मन हुआ कि मैं उस फोटो फ्रेम को उठाकर जमीन पर पटक दूं, लेकिन मैंने अपना हाथ रोक लिया। मुझे गुस्से में आकर कोई गलती नहीं करनी थी। मुझे शांत रहकर और सबूत ढूंढने थे। मैंने कमरे के हर कोने की तलाशी लेनी शुरू की। अलमारी में ऐसे में महंगे कपड़े टंगे थे जिन्हें खरीदने की मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अलमारी के सबसे नीचे मुझे एक लॉक किया हुआ सूटकेस मिला। मेरे अंतर्मन ने कहा कि इसके अंदर जरूर कुछ बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता था। मैंने उस सूटकेस को निकाला और छुपाने के लिए अपने बेड के नीचे सरका दिया। फिर मैंने अपना फोन ऑन किया। फोन चालू होते ही अनगिनत कॉल्स और मैसेज की बाढ़ आ गई। मम्मी पापा के कई मिस्ड कॉल देखकर मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए वापस फोन मिलाया। पापा ने जैसे ही फोन उठाया, उनकी आवाज में एक राहत और थोड़ी घबराहट थी। उन्होंने पूछा, बेटा तुम बाहर आ गए? मैंने कहा, हाँ पापा, बेल मिल गई है। उन्होंने पूछा, तो केस का क्या हुआ? सब साफ हो गया? मैंने जवाब दिया, अभी जांच चल रही है। तभी मां ने फोन लिया और झिझकते हुए पूछा, बेटा क्या तुम अपने ममेरे भाई ली हाओ से मिले? ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, नहीं, क्यों? मां रोते हुए बोली, बेटा तुम कोई गलत कदम मत उठाना। वो कल हमसे मिलने घर आया था। हमारे लिए बहुत सारे तोहफे और सामान लाया था। उसने कहा कि उसने तुम्हारे लिए शहर का सबसे बड़ा वकील कर दिया है, और अगर तुम अपनी गलती मान लोगे तो वो तुम्हें बचा लेगा। बेटा वो सच में कितना अच्छा बच्चा है। मैंने गुस्से और बेबसी में कहा, मां मैं बहुत थक गया हूं, फोन रखता हूं।
और मैंने उनकी बात पूरी होने से पहले ही फोन काट दिया। मैं और ज्यादा नहीं सुन सकता था। जो इंसान उनके सगे बेटे को बर्बाद करने की साजिश रच रहा था, वो उनकी नजरों में अच्छा बच्चा था, और मैं जो बेगुनाह था, एक गुनहगार बन चुका था जिसे अपनी गलती माननी थी। तभी फोन पर एक और मैसेज आया। वो लियू फेई का था। उसमें लिखा था, तुम बाहर आ गए। इन 4 ठंडे और बेरुखे शब्दों को मैं काफी देर तक घूरता रहा। फिर मैंने जवाब में लिखा, हाँ। कुछ ही मिनटों बाद उसका दोबारा मैसेज आया, हमें मिलना चाहिए, कुछ बातें हैं जो हमें आमने सामने बैठकर साफ कर लेनी चाहिए। उसने मुझे मिलने के लिए जिस कैफे में बुलाया, वो हमारा पुराना कैफे नहीं था। वो शहर का एक नया और बेहद आलीशान कैफे था। उस एड्रेस को देखकर मेरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। मैं भी देखना चाहता था कि पैसे और झूठ की चकाचौंध में अंधी हो चुकी ये औरत मुझसे क्या बात साफ करना चाहती है। मैं तय समय से 10 मिनट पहले ही वहां पहुंच गया और सबसे सस्ती ब्लैक कॉफी ऑर्डर की। लियू फेई बिल्कुल समय पर आई। उसे देखकर एक पल के लिए तो मैं पहचान ही नहीं पाया। उसने एक बहुत ही स्टाइलिश कोट पहन रखा था और गले में किसी बड़े ब्रांड का स्कार्फ था। वो अब मेरी यादों वाली वो सिंपल लड़की नहीं थी जो सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनती थी और हंसने पर जिसके गालों में डिंपल पड़ते थे। वो मेरे सामने आकर बैठ गई और अपना चश्मा टेबल पर रखते हुए बहुत ही सपाट आवाज में बोली, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो किसी अजनबी से मौसम का हाल पूछ रही हो। मैंने कहा, सब तुम्हारी ही कृपा है। मेरी बात सुनकर उसकी त्योरियां चढ़ गईं, जैसे उसे मेरा ये लहजा पसंद ना आया हो। उसने कहा, चैन्यू, मैं यहां तुमसे बहस करने नहीं आई हूं। तो फिर क्यों आई हो? मैंने पूछा। तुम्हारे और मेरे बीच की बात को हमेशा के लिए खत्म करने। उसने वेटर को इशारा किया और बड़े ही सलीके से एक महंगी कॉफी ऑर्डर की। उसकी आदतों से साफ था कि वो अब ऐसे आलीशान ठिकानों की आदी हो चुकी थी। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, चैन्यू, हमारा रिश्ता अब खत्म, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं हंसा और कहा, हमारा रिश्ता तो उसी पल खत्म हो गया था लियू फेई, जब तुमने मुझ पर भरोसा करने के बजाय एक बहरूपिये के झूठ को चुन लिया था। लियू फेई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहती। सच तो यह है कि तुमने मुझे बहुत निराश किया है। वो तुमसे 1000 गुना बेहतर है। उसके पास एक बड़ा करियर है, आगे बढ़ने की चाहत है। उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए। वो मुझे महंगे बैग दिला सकता है, उन होटलों में ले जा सकता है जहां जाने की हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। वो मुझे एक सुरक्षित भविष्य दे सकता है। और तुम? उसने तुम शब्द पर बहुत जोर दिया और उसकी आंखों में मेरे लिए साफ नफरत और हिकारत थी। उसने आगे कहा, तुम तो बस उस छोटी सी कंपनी में अपनी मामूली तनख्वाह पर पूरी जिंदगी सड़ने के लिए तैयार थे। तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा दुख था कि हमारे 3 साल के प्यार की कीमत उसकी नजरों में कुछ भी नहीं थी। मैंने पूछा, कहना खत्म हुआ? अभी नहीं। उसने अपने बैग से एक मोटा लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसमें 50,000 रुपए हैं। ये हमारे 3 साल के रिश्ते का हर्जाना समझो। इन पैसों को लो और इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। वापस मत आना और उसे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। उसका करियर अभी बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। वो तुम जैसे मामूली इंसान के चक्कर में अपनी साख खराब नहीं कर सकता। मैंने उस लिफाफे को देखा। यह किस्मत का कैसा क्रूर मजाक था। उस बहरूपिये ने 2 नंबर के पैसों से मेरा प्यार खरीदा था और अब मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड उन्हीं पैसों का एक हिस्सा देकर मेरी इज्जत खरीदना चाहती थी, ताकि मैं जमानत की शर्तों को तोड़कर शहर से भाग जाऊं। मैंने उससे पूछा, लियू फेई, क्या तुम्हारी नजर में हर चीज की कीमत पैसों से आंकी जा सकती है? हमारा प्यार भी और मेरी इज्जत भी? वो मेरे सीधे सवाल से सकपका गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, मुझसे ये फालतू की बातें मत करो। बिना पैसे के तुम कुछ भी नहीं हो। यही इस दुनिया का कड़वा सच है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने पैसों के उस लिफाफे को हाथ तक नहीं लगाया। अपनी कॉफी का एक कड़वा घूंट लिया और कहा, मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। हमारी पहली डेट कहां हुई थी? लियू फेई ये सवाल सुनते ही सन्न रह गई। उसकी आंखों में एक घबराहट साफ देखी जा सकती थी। उसने नजरें चुराते हुए कहा,
बहुत वक्त हो गया है, मुझे ठीक से याद नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। यूनिवर्सिटी के पीछे जो छोटी सी खाने पीने की गली थी, वहां हमने 6 रुपए वाले मसालेदार नूडल्स खाए थे। तुमने अपने सारे नूडल्स मेरी प्लेट में डाल दिए थे क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं थे। उसके बाद जब मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ने गया तो मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही थी। तुमने तुरंत हाँ नहीं कहा था कि सोच कर बताऊंगी। और अगली सुबह तुमने मुझे सिर्फ एक शब्द का मैसेज भेजा था, हां। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। मैंने पूछा, लियू फेई, क्या उस नकली चेन यू ने कभी तुम्हें यह सब बातें बताई? उसके होठ कांपने लगे। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। मैंने कहा, उसे नहीं पता होगा क्योंकि वो मैं हूं ही नहीं लाइट्स। वो तो बस एक चोर है जिसने मेरा चेहरा और मेरी पहचान चुराई है। और तुम। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम उस चोर की मददगार हो। तुमने पैसों के लालच में हमारे 3 साल के प्यार का सौदा कर लिया। ये 50,000 रुपए अपने पास ही रखो और इससे कोई महंगा बैग खरीद लेना। शायद वो बैग तुम्हें रात के सन्नाटे में सुकून की नींद सोने में मदद कर सके। इतना कहकर मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चला आया। पीछे से किसी ग्लास के टूटने की आवाज आई, पर मैंने परवाह नहीं की। जब मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई बहुत बड़ी जंग लड़कर आ रहा हूं। मेरा शरीर थक चुका था, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से सजग था। मेरी नजर बेड के नीचे रखे उस काले सूटकेस पर पड़ी। मैंने उसे बाहर निकाला। उस पर 4 अंकों का एक नंबर लॉक लगा था। मेरे पास उसे तोड़ने का कोई औजार नहीं था और मैं जल्दबाजी में उसे तोड़कर कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद को ली हाउ की जगह रखकर सोचने की कोशिश की कि आखिर इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। मेरा जन्मदिन, मेरे मम्मी पापा का जन्मदिन, या लियू फेई का जन्मदिन। मैंने ये सब ट्राई किया पर लॉक नहीं खुला। मैंने ठंडे दिमाग से दोबारा सोचना शुरू किया। ली हाउ एक ऐसा इंसान है जो अंदर से बहुत कमजोर है, लेकिन ऊपर से बहुत घमंडी है। वो मुझसे नफरत करता है, लेकिन साथ ही वो मेरी जैसी जिंदगी भी जीना चाहता है। तो इस सूटकेस का पासवर्ड जरूर उसके जीवन की सबसे बड़ी और खास तारीख होगी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। तभी मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। वो बचपन का वीडियो गेम वाला वाकया। वो घटना उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। एक ऐसी जीत जहां उसने अपनी चालबाजी से मुझे पूरी तरह फंसा दिया था और मैं बेकसूर होते हुए भी मुजरिम बना था। मैंने याद करने की कोशिश की कि वो तारीख क्या थी। मेरा जन्मदिन 26 अक्टूबर को होता है और वो घटना उसके कुछ ही दिनों बाद यानी महीने के आखिर में हुई थी, 31 अक्टूबर। मैंने कांपते हाथों से लॉक पर वो 4 नंबर सेट किए, 1031, और एक हल्की सी खट की आवाज के साथ ताला खुल गया। मैंने धीरे से सूटकेस को खोला और अंदर जो कुछ था उसे देखकर मेरी सांसें अटक गईं। वहां कोई पैसा या जेवरात नहीं थे, लेकिन जो था वो उससे भी ज्यादा खौफनाक था। सबसे ऊपर लगभग दर्जन भर नकली आईडी कार्ड्स और पासपोर्ट रखे थे। उन सब पर फोटो ली हाउ की थी, लेकिन नाम और पते सब अलग अलग थे। उसके नीचे एक मोटी डायरी रखी थी जिस पर मेरी जैसी हैंडराइटिंग में साफ साफ लिखा था, चेन यू बनना। मैंने उसके पन्ने पलटने शुरू किए और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था मेरा पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ता जा रहा था। उस डायरी में मेरे स्कूल से लेकर कॉलेज तक की हर एक छोटी बड़ी आदत, पसंद नापसंद का पूरा ब्यौरा लिखा था। यहां तक कि उसमें यह भी लिखा था कि मुझे मैंगो से गंभीर एलर्जी है। वो कोई साधारण डायरी नहीं थी। वो एक इंसान को पूरी तरह से मिटाकर उसकी जगह लेने की एक खौफनाक गाइड बुक थी। आखिरी पन्नों पर उसकी प्लास्टिक सर्जरी और चेहरों के बदलाव के मेडिकल रिकॉर्ड्स थे। सूटकेस की सबसे निचली परत में कुछ कागजात थे जो विदेशी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन और बैंक ट्रांसफर के एग्रीमेंट थे। यही वो जरिया था जिससे वो 30 लाख रुपए की ब्लैक मनी आई थी। ली हाउ सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं चुराना चाहता था, वो एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग के काले कारोबार में शामिल था।
और मैं इस पूरे खेल में उसका मोहरा था। मैंने तुरंत अपने फोन से उन सभी दस्तावेजों और सबूतों की तस्वीरें ली और सब कुछ वैसा ही वापस रख दिया जैसा वो था। ये सब करने के बाद मैंने बिना वक्त गवाए वांग जियानगुओ को फोन मिलाया और उन्हें नदी किनारे बने पार्क में मिलने के लिए बुलाया। इस छोटी सी वीडियो को बनाने में मैंने अपना 100% दिया है। मुझे नहीं पता कि यह वीडियो वायरल होगी या नहीं, लेकिन अगर आप अपना 1 सेकंड निकाल कर सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी।